नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में नोटबंदी को लेकर क्या अपनी पॉजिटिव हवा बनाए रख सकेगी। क्या वह नोटबंदी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी। मोटे तौर पर भाजपा नेता आत्मविश्वास में है। ये मान रहे हैं कि नोटबंदी करके नरेंद्र मोदी ने जन जन में धमक बना ली है। सब उनके साहस के मुरीद हैं। 95% लोग समर्थक हैं। अब यदि ऐसा है तो जनता के बीच जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का हल्ला अपने आप पिचक जाएगा। विरोधियों को मुंह की खानी है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और संघ परिवार सबसे सांसदों, नेताओं, कार्यकर्ताओं को मैसेज जा रहा है कि वे जनसंपर्क करें, नोटबंदी के फायदे लोगों में प्रचारित करें। भाजपा के सांसदों को ग्रुप में मंत्रियों ने संबोधित किया। इसके दीर्घकाल में कैसे कैसे क्या क्या फायदे होंगे यह समझाया। तभी सवाल है कि भाजपा नोटबंदी को नंबर 1 मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में क्या नहीं है। जहां विपक्ष इससे भाजपा को घेरने की सोच लिए हुए, वहीं भाजपा में सोच है कि नोटबंदी से विरोधियों को चुनाव में निपटा देंगे। चुनाव और राजनीति दोनों की कसौटी में अब बाकी सब मुद्दे हाशिए में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो परिवर्तन यात्राएं निकाली हुई है, उसमें भी नोट बदलने का परिवर्तन नंबर 1 फोकस में है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस की 2 सहयोगी पार्टियों ने नोटबंदी पर जो स्टैंड लिया है, उसके बाद कांग्रेस के साथ उनका तालमेल संभव नहीं दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन किया था और अब राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजित सिंह भी इसका समर्थन कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि वे नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। वैसे सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस भी यही कह रही है। उसने भी कहा है कि वो नोटबंदी के विरोध में नहीं है, बल्कि उससे लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने की मांग कर रही है। लेकिन साथ ही कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि फैसला पहले लीक हो गया था और इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच करानी चाहिए। नोटबंदी पर लगभग मिलती जुलती राय की वजह से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेता जदयू और रालोद से दूरी बना रही हैं। इसका कारण बताते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नीतीश कुमार इसी बहाने मोदी की तारीफ कर रही हैं। वे असल में नोटबंदी के सहारे महागठबंधन चलाने में हो रही अपनी मुश्किलों को दूर करने में लगी हैं। इसी वजह से कांग्रेस से उनकी दूरी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार की ओर से बनाई जा रही मुख्यमंत्रियों की कमेटी में नीतीश शामिल होते हैं तो फिर कांग्रेस और उनके बीच दूरी और बढ़ जाएगी। नोटबंदी के मसले पर विपक्षी एकता में सेंध लगाने और ज्यादा बड़े राजनीतिक समूह का समर्थन हासिल करने के लिहाज से सरकार ने मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, उस पर सबकी नजर है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये सरकार की बड़ी सफलता होगी। फिर विपक्ष के हमले की धार बहुत कमजोर हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस सिलसिले में खुद नीतीश कुमार और नवीन पटनायक से बात की है। दूसरी ओर वामपंथी पार्टियों ने अपने को इस कमेटी से दूर कर लिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने इस कमेटी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार की ओर से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी को भी प्रस्ताव दिया गया है। वे सोमवार को दिल्ली आए थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बारे में पार्टी के आला नेताओं से बात की है। वे भी शायद ही ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्रियों की इस कमेटी के अलावा सरकार ने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी अनौपचारिक रूप से इस कमेटी को संभाल रहे हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल है। ये कमेटी सरकार को इस बारे में सुझाव दे रही है कि नोटबंदी के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है। राहुल गांधी को अभी औपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का कामकाज संभाल लिया है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ संसदीय नेताओं ने संसद भवन परिसर में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि शीतकालीन सत्र के कामकाज और नोटबंदी पर कांग्रेस की रणनीति के बारे में सारे फैसले राहुल खुद ही कर रही हैं। उनका कहना है कि सोनिया गांधी की बीमारी से उनको मौका मिला है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी इन दिनों पार्टी के कामकाज में बिल्कुल नहीं शामिल हो रही है। अगस्त में हुए वाराणसी के रोड शो के बाद से ही उनकी तबीयत
ठीक नहीं है और वे आराम कर रही हैं। तभी राहुल ने ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की और संसदीय दल की बैठकों में भी कमान उनके हाथ में है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि अब भाजपा विरोधी दूसरी पार्टियों ने भी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तभी राहुल गांधी शीतकालीन सत्र में पूरी मुस्तैदी से मौजूद हैं। तभी बताया जा रहा है कि सरकार उनको फिदेल कास्त्रो के अंतिम संस्कार में क्यूबा भेजना चाहती थी। कांग्रेस में भी कुछ लोग चाहते थे कि कास्त्रो के साथ उनके परिवार के अच्छे संबंध रहे हैं और उनको जाना चाहिए, लेकिन शीतकालीन सत्र में नोटबंदी के मसले पर चल रही राजनीति को देखते हुए राहुल ने नहीं जाने का फैसला किया। तभी कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा क्यूबा गए। वे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गए प्रतिनिधिमंडल के साथ हवाना गए हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है अब सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राष्ट्रगान यानी जन गण मन बजाते समय पर्दे पर तिरंगा दिखाना जरूरी होगा और इस दौरान सिनेमा घर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा रहना होगा। श्याम नारायण चौकसे की याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने कहा है राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी कारोबारी हित के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी तरह की गतिविधि में कोई नाटकीय तलाने या कोई वैरायटी लाने के लिए भी राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जम्मू के नगरोटा में सेना के एक शिविर पर हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष ने आज सरकार पर जोरदार हमला बोला। संसद के दोनों सदनों में इसे लेकर विवाद हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस हमले में सेना के 2 मेजर और 5 जवान शहीद हुए हैं। विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में कहा कि आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को तत्काल श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि चूंकि उस इलाके में अभी सेना का अभियान चल रहा है, इसलिए पूरी जानकारी आने के बाद ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। विपक्षी पार्टियों ने इस मसले पर सदन से वॉकआउट भी किया। सदन से बाहर राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं दी है। उनके इस आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अभी सेना की कार्यवाही चल रही है, इसलिए पूरी जानकारी के बाद ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। आतंकवादियों के हमले में सेना के 2 अधिकारियों और 5 जवानों के मारे जाने के एक दिन बाद आज बीएसएफ ने दावा किया है कि 28 सितंबर को आधी रात के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से उसने पाकिस्तान के 15 रेंजरों को मार गिराया है। बीएसएफ ने ये भी दावा किया है कि उसकी कार्यवाही में 10 आतंकवादी भी मारे गए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। सांबा सेक्टर में कल हुए घुसपैठ पर उन्होंने कहा कि सांबा में एक छोटी सुरंग के जरिए घुसपैठ हुई थी, लेकिन ऐसी सुरंगों का पता लगाने के लिए बीएसएफ के पास कोई तकनीक नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आयकर कानून में संशोधन के लिए कल लोकसभा से पास कराए गए बिल की आलोचना की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार काला धन रखने वालों की मदद कर रही है। विपक्ष के हंगामे और लोकसभा से वॉकआउट के बाद राहुल ने कहा कि सरकार 50-50 की योजना लाई है, जिसके तहत काला धन रखने वालों का आधा धन उनको वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से जमाखोरों को फायदा होगा। जन धन खातों के सहारे काले धन को सफेद बनाने के आरोपों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इन खातों से अब 1 महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाले जा सकेंगे। आरबीआई की ओर से बैंकों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जन धन खातों से 1 महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा निकालना चाहता है तो उसे इस बात का पूरा ब्यौरा देना होगा कि वो किस काम के लिए ये रकम निकाल रहा है। गौरतलब है कि 500 और 1,000 रुपए के नोटों पर रोक लगाने के बाद जन धन खातों में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हुई है और माना जा रहा है कि इन खातों का दुरुपयोग किया जा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा हफ्ता भी जाया होता दिख रहा है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राजद ने अपने रुख को नरम करते हुए कहा कि अगर नियम 56 के तहत चर्चा कराने पर सहमति नहीं बन रही है तो सरकार भी नियम 193 के तहत चर्चा कराने की जिद छोड़े और किसी ऐसे नियम के तहत चर्चा हो जिसके अंत में वोटिंग का प्रावधान हो। सरकार चर्चा के लिए तत्काल तैयार हो गई, लेकिन वो वोटिंग के लिए तैयार नहीं दिखी। इस बीच स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शून्यकाल के दौरान चर्चा कराने का सुझाव दिया, लेकिन विपक्ष वोटिंग की मांग पर अड़ा रहा। इस वजह से 2 बार के स्थगन के बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में गांव, देहात, कस्बाई आबादी का अनुपात भी अधिक है। उस नाते बड़े नोटों के बंद होने का गांव, कस्बों की जनता पर सर्वाधिक असर होना है। हाल फिलहाल में जो असर है
वह 4 महीने बाद मार्च तक रहेगा या बदलेगा, इसका जवाब भाजपा के जन संपर्क पर निर्भर होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ नोटबंदी का फैसला चाहे अनचाहे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। इस समय लोग या तो बैंक और एटीएम की लाइन में लगे हुए मिलेंगे या नोटबंदी के फायदे और नुकसान पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। सो एक तरह से पूरा चुनाव अभियान नोटबंदी के मसले पर सिमट गया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है और इसके आगे बाकी सारी पार्टियां साफ हो जानी है। आधा दर्जन राज्यों में हुए लोकसभा व विधानसभा सीटों के उपचुनाव और महाराष्ट्र व गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत ने उसके नेताओं का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने इसके लिए ट्वीट करके लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे जाहिर होता है कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के दूसरे नेता नोटबंदी को चुनाव में जीत का रामबाण फॉर्मूला मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वेक्षण कराकर बताया कि 93% लोग नोटबंदी के फैसले के पक्ष में हैं। भाजपा ने बड़ी होशियारी से इसे देशभक्ति के साथ जोड़ दिया है। तभी नोट बदलने या बैंक से पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े लोग मान रहे हैं कि वे देश बदलने के लिए लाइन में खड़े हैं। कहा जा रहा है कि जब देश के जवान सीमा पर खड़े हैं तो क्या देश के लोग यहाँ लाइन में खड़े नहीं रह सकते। स्पष्ट रूप से भाजपा ने इसे एक नया आयाम दिया है। अब ये सिर्फ भ्रष्टाचार और काले धन से जुड़ा वित्तीय फैसला नहीं रह गया है, लेकिन सवाल है कि ये शुरुआती उत्साह और जोश अगले 3 महीने तक बना रहेगा। अभी देशभक्ति के जुनून में जो लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या अगर उन्हें 30 दिसंबर के बाद देश बदलता नहीं दिखता है तब वे इसका समर्थन करेंगे? इन सवालों के जवाब से उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव की तस्वीर साफ होगी। 30 दिसंबर के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इस योजना को सफल और विफल बताने की मुहिम छिड़ेगी। किसका प्रचार कितना प्रभावी होता है उससे चुनावी हवा का अंदाजा लगेगा। भाजपा की कोशिश है कि वह विरोध कर रही पार्टियों को काले धन का समर्थक साबित करे और लोगों को समझाए कि नोटबंदी के फैसले से देश मजबूत हुआ है और उस पैसे से सरकार गरीबों का भला करेगी। सरकार ने आयकर कानून में संशोधन किया है और प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण नाम से एक नई योजना शुरू की है। इससे सरकार और भाजपा दोनों ये प्रचार करेंगे कि इस योजना से मिले पैसे से गरीबों का भला किया जाना है। यानी प्रधानमंत्री की रॉबिन हुड वाली छवि बनाई जाएगी कि उन्होंने अमीरों का काला धन निकालकर गरीबों में बांट दिया है। दूसरी ओर विपक्ष का पूरा प्रचार आम लोगों को होने वाली परेशानियों पर केंद्रित होगा। अभी गरीब, किसान और मध्य वर्ग के लोग परेशान हैं। किसान रबी के सीजन की बुआई को लेकर परेशान है तो नकदी की कमी से कामकाज ठप होने से गरीब, कामगार और मध्य वर्ग तीनों परेशान है। अगर ये परेशानी कायम रहती है और आर्थिकी में सुधार नहीं होता है तो विपक्ष के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना आसान हो जाएगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नोटबंदी बाद की भाजपा तैयारियों पर चर्चा करेंगे। पूरे देश में घर घर नोटबंदी का असर है। उस नाते मोदी सरकार, भाजपा और संघ परिवार के लिए जरूरी है कि वे लोगों के बीच जाकर बताएं कि ये फैसला उनके निज जीवन में कैसा क्रांतिकारी है और इससे कालाधन, भ्रष्टाचार खत्म होगा। उस नाते सांसदों को समझाने की लीडरशिप ने जो कवायद शुरू की है वह चुनावी चिंता लिए हुए है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य हैं। सुबोध जी, क्या भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के मुद्दे पर ही फोकस बना के आगे पूरी राजनीति, पूरी चुनावी तैयारियां इसी के ऊपर करेगी या अब इससे ध्यान बंटवाने की कोशिश करेगी? नोटबंदी किया इसलिए है क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा बनना है। सामने उत्तर प्रदेश के चुनाव है, पंजाब का चुनाव भी है, पर मुद्दा उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। जिस तरह से मोदी जी ने और अमित शाह ने बुला के सबसे कह दिया है कि अब आप जाइए और लोगों के बीच में जाके बात अपनी रखिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। पर इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों को तकलीफ तो काफ़ी हुई है। मैं भी आज बैंक गया था, पैसा नहीं मिला। 3 ब्रांच गया, तीनों ब्रांच में पैसे नहीं हैं। कनॉट प्लेस गया तो वहाँ के दुकानदार कह रहे साहब उनका धंधा मंदा है जी। यही बात, क्योंकि नोटबंदी करना ये तो अच्छी बात है, कालाधन से लड़ाई अति उत्तम, पर क्या ये संभव नहीं था कि आरएसएस को पहले वो अपना ले लेते हैं? क्योंकि आरएसएस वाले खुद तो आते नहीं पर बीजेपी के रूप में आते। अगले दिन सुबह जब लाइनें लगती तो बीजेपी के काडर व्यवस्थाओं में लगते हैं या जो भी वो माहौल बनाने की हर बूथ में आज बीजेपी के पास काडर है।
अगर बूथ का ही जो काडर है वही जाके बैंकों के बाहर लग जाता और देखता है कि ना तो पुलिस की मनमानी हो, ना किसी और के साथ बदतमीजी हो, मतलब ये और पॉलिटिकल तौर पे इस बात को लोग तो सहमत हैं कि होना चाहिए, पर कुछ लोग असहमत भी हैं। तो पॉलिटिकल बात जो है, पॉलिटिकल मैसेज को पॉलिटिकली देना चाहिए था। नहीं तो उसके नाते ये कि आपके अनुसार कमी ये कि संगठनात्मक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर जिस तरह फैलना चाहिए था जनता के बीच में, उस पर ध्यान ही नहीं बन पाया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को कमरे में बंद रख के अनाउंसमेंट किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि कैबिनेट के अंदर ऐसे लोग हैं कि जिस पर विश्वास ना किया जाए। ये अविश्वास जो है, ये अविश्वास नहीं, पर ये उस गोपनीयता के नाते कह सकते हैं कि भाई उस समय हमें नहीं करना, लेकिन उसके तुरंत बाद तो सब मंत्रियों को सबको एक्टिव करना चाहिए। ने ओट लिया है कि वो गोपनीय बनाए रखेंगे, कोई राज नहीं खोलेंगे ही फिर वो मंत्री बनते हैं। तो क्या उस गोपनीयता की राज में कोई आंच है? अगर प्रधानमंत्री उनको शक करते हैं तो देश के लोग उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं, वो एक अलग इशू है, आप उसको अलग कीजिए। लेकिन भाजपा बतौर पार्टी, बतौर संगठन, क्योंकि चुनाव की तैयारी और राजनीतिक एजेंडा, क्योंकि विपक्ष इसी के ऊपर अपना एजेंडा बना चुका, तो उसको काउंटर करने के लिए भी आज केवल मात्र एक पार्टी नहीं है, वो सत्ता पार्टी है, वो सत्ता पक्ष है, देश का सत्ता पक्ष है। भारत की सत्ता भाजपा के पास है। तो इतने बड़े कदम को उठाने से पहले पार्टी लेवल पे, और एक चीज और मेरे मन में आती है कि 71 की लड़ाई की बात, हमारी जो सिविल डिफेंस की जो हमारी जो सिस्टम है, सुनामी हुआ 2004 में, अचानक हमने डिजास्टर मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस को हमने इग्नोर कर रखा है। हर थाने लेवल पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं। मतलब आप ये कि इस मुद्दे को भी इस लेवल पे जाके करना होगा। उनको भी आप सक्रिय कर सकते थे कि भाई आप बैंकों के ब्रांचेस में जाइए, जाके लाइनें लगवाइए, इंश्योर कीजिए कि कोई हुड़दंग ना हो। ये तो मैं नहीं हमारे देश के बैंक कर्मचारियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने किस हालात में और किन परिस्थितियों में काम करके दिखाया। नहीं सुबोध जी, बुनियादी मुद्दा ये है कि भाजपा बतौर पार्टी, क्योंकि विपक्ष का हल्ला बोल है, चुनाव की चुनौती है, सारा पूरा जो बहस है, विमर्श है, वो इसी एजेंडे के ऊपर, इसी बिंदु के ऊपर फोकस हो गया। तो इसकी पॉजिटिव हवा बनाने के लिए वो, और अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या उसकी बस में है? अगर भाजपा चाहती कि विपक्ष उनका साथ दे, तो क्या यह संभव नहीं था कि इस अनाउंसमेंट के फौरन बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सब विपक्ष के नेताओं को, नहीं वो राजनीतिक कमियां चूक सब हुई, आप चूक की बात नहीं है। आप अगर देखिए, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, विपक्ष करना। विपक्ष का काम, सरकार का काम आसान करना नहीं है। ठीक बात है। नहीं है। नहीं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष का मुद्दा नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कल अगर चीन हम पे हमला बोल रहे, खुदा ना खास्ता, ये पाकिस्तान कुछ कर दे, रोज ही कर रहे हैं, तो अगर हमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है और चाहते हैं हम कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दें, तो उनको कॉन्फिडेंस भी लेना होगा, उनको आपको इज्जत देनी होगी। नहीं, आप वो एक अलग, सब ये अलग। बुनियादी तौर पर भाजपा की अंदर में, या भाजपा की बतौर पार्टी आगे की रणनीति में चुनाव तक इस नोटबंदी का मुद्दा आगे तक पॉजिटिव वे में ले जाने का क्या तरीका, कैसे क्या होगा? जब विपक्ष के लोग बोल रहे थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, अगर आप राज्यसभा टीवी का फुटेज उठा के देखें तो ट्रेजरी बेंचेस में जब ये लोग कटाक्ष कर रहे थे, बड़े बड़े मंत्रियों के मुंह में मुस्कान थी। क्योंकि नहीं तो वो वही मेरा कहना है कि पार्टी कहां तक पार्टी के अंदर इन्होंने कन्विंस किया है। जैसे सदानंद गौड़ा के साथ जो हुआ, उसको बाहर आने की जरूरत, अगर वो चाहते, उनके भाई साहब अस्पताल में थे, उनके परिवार, ये उनका पारिवारिक मामला था, ये सुर्खियों में कैसे आया? सुर्खियों में कैसे आया? वो एक रिस्पॉन्सिबल कैबिनेट मिनिस्टर है, हाँ, वो इस फैसले के अंग हैं, तो वो सुर्खियों में कैसे है? इसका मतलब भाजपा के अंदरूनी जो चीज है, ऊपर नहीं तो ये अंदरूनी हालात ऐसे नहीं हैं कि सबका साथ और सबका विकास नहीं हुआ। नहीं तो इसका मतलब ये कि भाजपा में अंदरूनी तौर पर अभी वो विश्वास पैदा नहीं किया जिसके आधार पर वो जनता के बीच में बतौर पार्टी कन्विंस कर पाए। ये एक कमी सबसे बड़ी रहेगी, बहुत बड़ी कमी रह गई। और मोदी जी पे लोगों को आस्था है, लोग कुछ भी कह लें, मोदी जी पे लोगों को आस्था है। जैसे ममता बनर्जी पे भी बंगाल के लोगों को आस्था है, जयललिता पे तमिलनाडु के लोगों को आस्था है। हाँ,
तो अब लड़ाई जो है तो वो अकेले तो वो तो उसके साथ आस्थावानों संगठन के बीच लड़ाई हो रही है। हाँ, लेकिन उसमें संगठन और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा अहम रोल है, जो आगे रोल ले जाएगा। है, जो कि मेरे को लगता नहीं कि बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ को ठीक तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है। जी सुबो जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।